हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 का चुनावी राजनीति का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने 1 to 16 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। इस पार्ट में हम 17 से 32 क्वेश्चंस कवर करेंगे। टोटल हमारे पास 32 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्या है 17 क्वेश्चन में? वोट डालने का अधिकारी होने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? अब हमसे पूछ रहे हैं कि कौन कितने उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार है। वो 18 या 18 वर्ष से उम्र के ज़्यादा लोगों को वो अधिक लोगों को वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? वो है 25 वर्ष। ये जो दो क्वेश्चन है ना, ये ना हमको 6th क्लास के लेवल से ही बता दिया जाता है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिकट किसे कहते हैं? टिकट क्या है कि पार्टी के मनोनयन को सामान्य भाषा में हम टिकट कहते हैं, मतलब कि जो पार्टी के मनोनयन को हम सामान्य भाषा में टिकट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन चीज़ों का विवरण देना पड़ता है? यदि कोई भी उम्मीदवार चुनाव में खड़ा हो रहा है तो उसको किस किस चीज़ों को किन किन चीज़ों का विवरण देना पड़ता है, ठीक है। अपने बारे में क्या क्या बताना पड़ता है। पहला तो जो उम्मीदवार पार्टी में खड़ा हो रहा है ना, उसके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामले तो नहीं चल रहे हैं। यदि चल रहे हैं उनको विवरण देना पड़ता है, हाँ भी क्यों चल रहे हैं उसके बारे में बताना पड़ता है। उसके बाद उम्मीदवार की जो कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसकी शैक्षिक योग्यता कितनी, वो कितना पढ़ा लिखा है, या फिर जो उसका परिवार है, परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों को ब्यौरा भी देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे देश में उम्मीदवार की अंतिम सूची की घोषणा होने तथा मतदान की तारीख के बीच कितना समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है? मतलब कि हम सभी को बताएं कि जब चुनाव आते हैं, चुनाव आने से पहले ही जो सरकार होती है, सरकार मतलब अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करती है। वही चीज़ हमसे पूछ रहे हैं कि जो सरकार अपने मतलब उनको कितना समय दिया जाता है प्रचार प्रसार करने के लिए? लगभग 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव के दौरान कौन सा नारा दिया? इस क्वेश्चन में क्या है कि कांग्रेस पार्टी 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है, कौन सा नारा दिया था? वह गरीबी हटाओ का नारा दिया था। याद रखना क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने 1971 में इंदिरा गांधी का नेतृत्व में दिया था गरीबी हटाओ का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उसी के 5 साल बाद जब लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी आई तब उसने कौन सा नारा दिया? लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया। उसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें वामपंथी दलों ने 1977 में उसी सन में कौन सा नारा दिया था? जीवन जोतने वाले को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान जो तेलुगु देशम पार्टी थी ना, उसके नेता कौन थे? एन.टी. रामा राव ने किसका नारा दिया था? तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। क्या है कि एक बार दोबारा देख लेते हैं कि 1983 में आंध्र प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके अंदर एक तेलुगु देशम पार्टी थी, उसके नेता कौन थे? एन.टी. रामाराव ने नारा किसका दिया था? तेलुगु स्वाभिमान। क्वेश्चन में ही इसी क्वेश्चन में कितने सारे नए क्वेश्चन बन गए कि जब 1983 में जो आंध्र प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में किसकी पार्टी थी? तेलुगु देशम पार्टी थी, ठीक है। उसके नेता भी कौन थे? एन.टी. रामाराव थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार अथवा पार्टी कौन से काम नहीं कर सकती? मतलब यदि हम वो देखें जो चुनाव के कानून के अनुसार देखें तो कोई भी उम्मीदवार या फिर पार्टी है वो कौन से काम नहीं कर सकती है? क्या है? पहले क्या है, मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना अथवा धमकी देना। मतलब कि कोई भी मतदाता है, कोई भी जनता है, उसको ये नहीं है कि मतलब कि तुम अपने पार्टी के लिए उकसाओ कि हमको मतलब या फिर उनको धमकी दो कि हाँ भी हमको ही वोट देना है, या फिर उनको घूस दो, पैसे दो, लालच दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि उनकी जाति अथवा धर्म के नाम पर वोट मांगना। उनको हम जो कोई भी उम्मीदवार उन जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। 4th पॉइंट में क्या है कि लोकसभा चुनाव में ही इम्पोर्टेंट है कि यदि वो लोकसभा का चुनाव है तो जो नेता है ना, जो निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी नेता है, कोई भी नेता है तो वो 25 लाख से ज़्यादा पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यदि वो विधानसभा का चुनाव है तो उसके अंदर वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई भी उम्मीदवार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे देश के सभी आदर्श आचार संहिता के अनुसार पार्टी को किन चीज़ों को करने की मनाही है? मतलब कि यहाँ आदर्श आचार संहिता के अनुसार पूछ रहे हैं कि कोई भी पार्टी है तो उनको किन किन चीज़ों की मनाही है। पहला क्या है कि सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग। मतलब कि
जो सरकारी वाहन है या फिर कोई भी चीज़, ठीक है, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग की मनाही है। दूसरा क्या है कि चुनाव प्रसार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग, ये तो बिल्कुल ही बात होगी। मतलब कि पहले पॉइंट पे इससे पिछले भी क्वेश्चन में क्या था कि किन किन चीज़ों की मनाही थी, मतलब धर्म या धर्म के नाम पर, जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता। उसी तरह ये भी है कि मतलब कि जब चुनाव हो रहा है ना, उसके अंदर जो भी नेता है वो किसी भी धर्मस्थल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके साथ उपासना करें, हाँ भी हम हिंदू है तो हिंदू के हम भी हिंदू है तो उसी को वोट, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद थर्ड में क्या है कि चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना या का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले अथवा लोगों की सुविधा देने वाले वादे नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। मतलब कि जो मुख्य चुनाव के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, हमारे भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। उसके बाद क्या है कि चुनाव संरचना का वर्णन करना है, हमें चुनाव संरचना का वर्णन करना है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, देख लेते हैं, इजी है लेकिन चिंता नहीं करना। देख लेते कि हम कि चुनाव का अंतिम चरण है मतदाताओं द्वारा वोट, ठीक है, वोट देना हम सभी को पता है। चुनाव का अंतिम चरण क्या होता है कि जो मतदाताओं द्वारा वोट देना। उसके बाद क्या है कि इस दिन को आम भाषा में चुनाव कहते हैं। इसी दिन को मतलब कि जब मतलब चुनाव संरचना पूछ रहा है, चुनाव की पूरी संरचना बतानी है। जो अंतिम चरण होता है वो मतदाताओं द्वारा वोट देना होता है, और इसी भाषा को हम आम भाषा में क्या कहते हैं, चुनाव कहते हैं। उसके बाद मतदाता सूची में शामिल नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में शामिल मतदान केंद्र पर जाता है। मतलब कि यहाँ पे पूरा चुनाव के बारे में बता देना है कि सबसे पहले तो कोई भी जिसकी मतदाता सूची में नाम शामिल है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, मतदान केंद्र पर जाएगा, जहाँ पर अपने इलाके के मतदान केंद्र पर जाएगा, ठीक है। ये केंद्र अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल अथवा सरकारी इमारत में बना होता है, ठीक है। ये हम सब मतलब कि ऑलमोस्ट ये जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं या फिर जो सरकारी इमारत होता है वहीं पर बने होते हैं। उसके बाद क्या है कि जब मतदाता मतदान केंद्र जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली पर एक काला निशान लगा देता है, ठीक है, और उसे वोट डालने की अनुमति प्रदान करता है। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या है, मशीन के ऊपर विभिन्न उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, निर्दलीय उम्मीदवार को भी चुनाव अधिकारी अलग चुनाव चिन्ह देते हैं, ठीक है। जो निर्दलीय के होते हैं वो भी चुनाव अधिकारी अलग चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस भी उम्मीदवार को अपना वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बटन को केवल एक बार दबाना होता है। मतदान पूर्ण हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीन को सील कर बंद करके एक सुरक्षित जगह पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इजी सा क्वेश्चन है कि हमको चुनाव कैसे होता है वही बताना है। चुनाव कैसे होता है, कुछ नहीं होता, फटाफट एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते। क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो जो मतदाता सूची में जितने भी लोगों का मतदाता सूची में नाम शामिल है वो अपने इलाके में जाता है, ठीक है। मतलब इलाके में शामिल जो मतदान केंद्र है ना वहाँ पे जाता है। और जो मतदान केंद्र मुख्य रूप से कहाँ होते हैं, जो स्थानीय स्कूल है और सरकारी इमारत में होता है, ठीक है। और जो मतदान केंद्र है ना वो चुनाव अधिकारी से उसकी पहचान कर उस मतलब कि वहाँ का जो अधिकारी है ना मतदान केंद्र का, वहाँ का जो चुनाव अधिकारी है वो ना हरी की उंगली पर काला निशान लगा देता है। मतलब कि एक व्यक्ति 2 बार वोट न डाल दे इसलिए उसकी उंगली पर निशान लगा देता है, उसे वोट डालने की अनुमति, उसके बाद उसको वोट डालने की अनुमति दे दी जाती है। उसके बाद जो मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है ना वहाँ पर हर एक पार्टी का वो चिन्ह बना होता है, ठीक है। उसके आगे बटन भी होती है, उसके बाद लोगों को ना उस बटन को प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वो जो चुनाव के आए वो प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जब चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद ना उसको वोटिंग जो मशीन है हमारी ईवीएम है उसको सुरक्षित ढंग से एक सुरक्षित जगह पर रख दिया जाता है सील करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चुनाव के दिन अधिकांश खबर में किस प्रकार की गड़बड़ियों की सूची होती है। मतलब कि जो चुनाव होते हैं उन दिनों जो अधिकांश खबर में किस चीज़ की गड़बड़ी की सूचना होती है। क्या है कि मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नाम को गायब करने की। मतलब क्या है कि पहला पॉइंट बता दिया कि क्या क्या गड़बड़ी होती है। यदि कोई भी चुनाव हो रहे तो अधिकांश खबर किन किन चीज़ों की होती है कि कोई भी मतदाता है वो मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने की और उसका असली नाम ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अमीर उम्मीदवारों की बड़ी पार्टी द्वारा बड़े पैमाने पर धन करने की।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की। यहाँ पे हमको क्या है कि कौन कौन सी गड़बड़ी का है, यहाँ एक और दे दिया कि जो शासक दल है और सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के जो दुरुपयोग है उसकी। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है कि मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन ना ये इस क्वेश्चन की तरह सेम है जो हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन करा था इससे पहले कि मतलब कि कौन कौन सी मुख्य गड़बड़ी क्या है खबर आती है कि मतदान के दिन जो चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना, फर्जी मतदान कराना, ये ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के चुनाव आयोग के अधिकार लिखिए। अब हमको यहाँ क्या लिखना है, जो भारत के चुनाव आयोग है उनके अधिकार लिखने हैं। कौन कौन से अधिकार हैं, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देख लेना। क्या है कि चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनाव नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के प्रत्येक पहलू पर निर्णय लेता है। मतलब कि इसके अंदर क्या है कि जो चुनाव आयोग की जो सूचना होती है ना जारी करने से लेकर उनकी जो चुनाव आयोग है उसकी जो सूचना है वो जारी करने से लेकर चुनाव नतीजों की घोषणा तक जो पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के प्रत्येक पहलू पर निर्णय लेता है। ठीक है, जो चुनाव आयोग है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। ठीक है, आदर्श चुनाव संहिता हमने पहले भी पढ़ा था और उस क्वेश्चन क्या था कि आदर्श चुनाव संहिता के अनुसार मतलब क्या क्या चीज़ की मनाही है। ठीक है, करता है और इसका उल्लंघन करने वाली पार्टी और उम्मीदवार को सज़ा देता है। मतलब कि ये जो हमारा चुनाव आयोग है, यदि कोई भी पार्टी आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा भी देता है उस उम्मीदवार को, हमारा चुनाव आयोग। उसके बाद क्या है कि चुनाव आयोग चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसे सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनों का दुरुपयोग रोकना अथवा अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। मतलब कि जो हमारा चुनाव आयोग है ना वो चुनाव के दौरान कोई भी सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनों का दुरुपयोग रोकना अथवा अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। नेक्स्ट क्या है कि चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न रहकर चुनाव आयोग के अधीन काम करते हैं। मतलब कि यदि हमको पता है कि जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उस जो ड्यूटी होती है ना जिनकी, तो मतलब कि वो अधिकारी सरकार के नियंत्रण में नहीं रहते उस समय, मतलब कि सरकार के नियंत्रण में नहीं रहते, वो ना चुनाव आयोग के उसमें आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि चुनाव के लोगों की भागीदारी का वर्णन करें। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं फटाफट। हमको यहाँ बताना है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी का वर्णन करें। मतलब जो चुनाव है उसके अंदर लोगों की जो भागीदारी होती है उसका वर्णन करना है। क्या है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना मुख्यतः मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। मतलब कि जो चुनाव में लोगों की भागीदारी होती है मुख्यतः जो मतदाता करने वाले लोग हैं ना उनके आंकड़े को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने वास्तव में मतदान किया वह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप, उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत काफ़ी गिर गया है। भारत में यह या तो स्थिर रहा है फिर ऊपर हो गया है। मतलब कि यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे तुलना कर रहे हैं कि यदि हम 50 वर्षों पहले की देखें, यूरोप और जो उत्तर अमेरिका है ना वहाँ लोकतांत्रिक देशों में जो मतदान का प्रतिशत बहुत गिर गया है, लेकिन जो हमारा भारत है उसका मतदान का प्रतिशत या फिर स्थिर रहा है, वही रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऊपर उठा है। मतलब कि यहाँ पे जो मतदान है उसका प्रतिशत नहीं घटा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत में अमीर और बड़े, यहाँ है बड़े, ठीक है ये सही कर लेना, यहाँ है बड़े लोगों की अपेक्षा गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। मतलब कि जो भारत है ना अमीर और बड़े लोगों की अपेक्षा, हम भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे अगर हम अमीर और बड़े लोगों की अपेक्षा देखें तो यहाँ पे जो गरीब और निरक्षर और कमज़ोर लोग हैं ना वो ज़्यादा संख्या में मतदान करते पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत में आम लोग चुनाव को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, मतलब भारत में जितने भी आम लोग हैं चुनाव
को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के ज़रिए ही वह राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति तथा कार्यक्रम के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासक संचालन के तरीक़े निर्धारित करने में उनके वोट महत्व देते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे भारत देश के जितने भी लोग हैं उन सभी को लगता है भी हाँ उनके वोट डालने को कुछ फ़ायदा आता है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि चुनाव में ज़्यादा मतदाताओं ने किसी न किसी प्रकार की भागीदारी ज़रूर की है। आधे से ज़्यादा लोगों ने स्वयं को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो चैप्टर नंबर 3 चुनावी राजनीति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। हमने पूरे 32 क्वेश्चंस करे थे और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।